हाथों में पत्रों का पुलिंदा पकड़े बाबूजी बरामदे के एक छोर पर बिछे तख्त पर जा बैठे। यह उनकी फेवरेट जगह थी। पास ही मोढ़े पर बैठी माँ बाबूजी के कुर्तों के टूटे बटन ताक रही थी। अभी अभी धोबी कपड़े देकर गया था। अरे ये मुआ हर दुल्हाई में बटन तोड़ लाता है। वे गुस्से में बुदबुदाए। फिर बाबूजी को पत्र पढ़ते देखा तो आंखें कुर्ते पर टिकाए ही पूछ लिया, बहुत चिट्ठियां आई है, कोई खास बात है क्या? तभी एक चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बाबूजी का चेहरा खिल उठा। सुनती हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी। उन्हें जया बहुत पसंद है। माँ बिजली की गति से हाथ का काम तपाई पर पटक कर तख्त पर आ बैठी। फिर से तो कहो। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पढ़ के सुनाओ। पल भर में पूरे घर में खबर फैल गई कि लड़के वालों ने हाँ कर दी, जया दीदी की शादी होगी। ओ जया, वहां क्यों छिपी खड़ी है? यहाँ आ। भाई बहनों ने जया को घेर लिया। माँ बाबूजी की भरी पूरी गृहस्थी थी। 5 बेटियां 3 बेटे। इनके अलावा उनके चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहनों में से कोई ना कोई आता ही रहता था यहाँ रहकर पढ़ने के लिए। 2-3 बच्चे हमेशा रहते। बाबूजी की पुश्तैनी जमींदारी थी, पर वे पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। अंग्रेजों के जमाने की अच्छी सरकारी नौकरी है। समाज में इससे उनका समाज में रुतबा खुद ब खुद बढ़ गया था। फिर अंग्रेज चले गए। सरकारी नौकरी तो थी और नौकरी की शान भी। माँ बाबूजी खुले विचारों के और बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे। बड़े बेटे और 2 बेटियों का तो विवाह हो चुका था। जया की एमए की परीक्षा की तैयारी होते ही लड़के वाले देखने आ गए। सूरज फौज में कैप्टन पद पर डॉक्टर था। ये वे दिन थे जब विवाह के लिए वर्दी वाले लड़कों की मांग सबसे ज्यादा थी। कैप्टन सूरज लंबा, स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। शादी से 2 महीने पहले ही घर में उसकी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। माँ ने दोनों ब्याही बेटियों को महीने भर पहले बुला लिया था। बेटा बहू तो यहाँ थे ही। घर में रौनक पड़ गई थी। 15 दिन पहले ढोलक रख दी गई। तब तक छोटी मामी, एक चाची, ताई की बड़ी बहू आ चुकी थी। रात को खाना पीना निपटते ही मोहल्ले के महिलाएं आज उठती। ढोलक की थाप गूंजती, स्वर लहरिया घुंघरालू की छम छम। रात 1-2 बजे तक गाना बाजा हंसी ठिठोली चलती। सप्ताह भर पहले सब मेहमान आ गए। बाबूजी ने बच्चों के लीडर छोटे भाई के बेटे विशाल को बुलाकर कहा, सड़क से हवेली तक पहुंचने का रास्ता, हवेली और मंडप सजाने का जिम्मा तुम्हारा। क्रैम्प पेपर, चमकीला पेपर, गोंद वगैरह सब चीजें बाजार से ले आओ। बच्चों को साथ ले लो। बस काम ऐसा करो कि देखने वाले देखते रह जाए। विशाल ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। निचले तल्ले का एक कमरा वर्कशॉप बना। कोई कागज काटता तो कोई गोंद लगाता तो कोई सूतली पर चिपकाता। विवाह के 2 दिन पहले सारी हवेली झिगमिगा उठी। माला माँ, हम तो वरमाला कराएंगे। दोनों बड़ी बेटियों ने माँ को घेर लिया। बेटी, यह कोई नया रिवाज है क्या? हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। तुम दोनों के वक्त कहाँ हुआ था? अब तो सब बड़े घरों में इसका चलन हो गया है। इसमें बुराई क्या है? रौनक बढ़ जाती है। हम तो कराएंगे, बड़ी बेटी ने कहा। फिर माँ ने बेटियों की बात मान ली तो जयमाला की रस्म हुई, जिसे सब ने खूब इंजॉय किया। सूरज की पोस्टिंग पुणे में थी। छुट्टियां खत्म होने पर जया को लेकर पुणे आ गया। स्टेशन पर सूरज का एक दोस्त जीप लेकर हाजिर था। ऑफिसर्स कॉलोनी के गेट के अंदर एक सिपाही ने जीप को रोकने का इशारा किया। रुकने पर उसने सैल्यूट कर सूरज से कहा, सर, साहब ने आपको याद किया है, घर जाने से पहले उनसे मिल ले। सूरज ने सांवलिया नजरों से दोस्त की तरफ देखा और बोला, तो जया कि तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं उन्हें घर ले आता हूँ। सूरज चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद जीप सूरज के घर के सामने रुकी। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। चलो, मैं ताला खोलता हूँ। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दोस्त ने घंटे बजाए। दरवाजा खुला तो 25-26 साल की एक स्मार्ट महिला गोद में कुछ महीने के बच्चे को लिए खड़ी थी। कहिए, किससे मिलना है? दोस्त हैरानी से। जया भी परेशान। आप कौन? और यहाँ क्या करे है? दोस्त की आवाज में उलझन थी। कमाल है, स्त्री ने नाटकीय अंदाज में कहा। मैं अपने घर में हूँ। बाहर से आप आए और सवाल मुझसे कर रहे हैं। पर यह तो कैप्टन सोर्स का घर है। बिल्कुल ठीक।
यह सूरज का घर है, मैं उनकी पत्नी हूँ और यह हमारा बेटा है। पर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त ने जया की तरफ देखा, लगा वह बेहोशी से गिरने वाली है। उसने लपक कर जया को संभाला। भाभी संभालिए खुद को। फिर उस महिला ने कहा, मैडम कहीं कोई गलतफहमी है, सूरज तो शादी करके अभी लौटा है, ये उनकी पत्नी है। दोस्त की बात खत्म होने से पहले ही वह चिल्ला उठी। सूरज अपनी आदत से बाज नहीं आया। फिर एक और शादी कर डाली। मैं कब तक सहूं, तंग आ गई हूं उसकी इस आदत से। जया को लगा कि धरती घूम रही है। उसका दिल बैठा जा रहा था। यह सूरज की पत्नी और उसका बच्चा, फिर मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बाबूजी को फोन करूं? वह सोच में पड़ गई। तभी एक जीप वहां आकर रुकी। सूरज कूद कर बाहर आया। दोस्त और जया को बाहर खड़ा देखकर हैरान हो। तुम दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? तभी उसकी नजर जया पर पड़ी। चेहरा एकदम सफेद, जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। वह लपक कर जया के पास पहुंचा। जया दोस्त का सहारा लिए दो कदम पीछे हट गई। जया, उसी समय उसकी नजर घर के दरवाजे पर खड़ी महिला पर पड़ी। वह उछलकर दरवाजे पर जा पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह नो, आपने अपना वार जया पर भी चला दिया। और खिलखिला उठी। थोड़ी देर के बाद सभी लोग सूरज के ड्राइंग रूम में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वही मेला चाय और नाश्ता लेकर आए। क्यों जया, अब तो नाराज नहीं हो ना? सॉरी, बहुत धक्का लगा होगा। इस फौजी कॉलोनी में एक रिवाज सा बन गया है, किसी भी अफसर की शादी हो, लोग नई बहू की रैगिंग जरूर करते हैं। सूरज की पत्नी बनी सरला दीक्षित और रीना प्रकाश ऐसे कामों में माहिर थी। कहीं पहली पत्नी बन तो किसी को नए पति के उल्टे सीधे कारनामे सुना ऐसे रैगिंग करती थी कि नई बहू सारी उम्र नहीं भूल पाती थी। इसका एक फायदा यह होता कि नई बहू के मन में नई जगह की झिझक खत्म हो जाती थी। जया जल्दी ही यहाँ की जिंदगी में अभ्यस्त हो गई। शनिवार की शाम क्लब जाना, रविवार को किसी के घर गेट टुगेदर। सूरज ने जया को अंग्रेजी धुनों पर नृत्य कराना भी सिखा दिया। सूरज और जया की जोड़ी जब डांस फ्लोर पर उतरती तो लोग देखते ही रह जाते। 5-6 महीने बीते बीते जया वहां की संस्कृति गतिविधियों की सरसरा बन गई। घरों में जया का उदाहरण दिया जाने लगा। खुशहाल थी जया की जिंदगी। बेहद प्यार करने वाला पति, एक्टिव रहने के लिए असीमित अवसर, बड़े अफसरों की वह लाडली बेटी बन गई। कभी कभी उसे वह पहला दिन याद आ जाता। सरला दीक्षित ने कमाल का अभिनय किया। उसकी तो जान ही निकल गई थी। 2 साल बाद उन्हें उदय का जन्म हुआ तो उनकी खुशियां दोगुनी हो गई। उदय एकदम सूरज का प्रतिरूप। मातृत्व की संतुष्टि ने जया की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। सूरज कभी कभी मजाक करता, मेम साहब, क्लब के काम, घर के काम और उद्योग के अलावा एक बंदा भी है जो यह यहाँ पर रहता है, कुछ हमारा भी ध्यान रख लिया करो। जया कहती, बताओ तो, तुम्हारी अनदेखी कब की? बाकी सब बाद में, मेरे दिल में पहला स्थान तो सिर्फ तुम्हारा है। सूरज उसे बाहों में भेज कर उठ कहता है, क्या? मैं यह जानता नहीं, मेरी प्यारी पत्नी। उदय 4 साल का होने को आया। सूरज अक्सर कहने लगा, घर में तुम्हारी जैसी गुड़िया आनी चाहिए अब तक। एक दिन घर में घुसते ही सूरज चहका, भेलपुरी। फिर सूंघते हुए किचन में आया और बोला, जैसे चखा दो। भेलपुरी सूरज की बहुत बड़ी कमजोरी थी। सुबह दोपहर शाम रात भेलपुरी खाने को वह हमेशा तैयार रहता। सूरज की आतुरता देख जया हंसती। डॉक्टर हो, औरों को तो कहती हो, बाहर से आई हो, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर कुछ खाना, और खुद गंदे हाथ चले आए। सूरज ने जया के सामने जाकर मुंह खोल दिया। तुम्हारे हाथ तो साफ है ना, तुम खिला दो, तुम बच्चों से बढ़कर हो। हंसती जया ने चम्मच भर भेलपुरी उसके मुंह में डाल दी। कमाल की बनी है, मेज पर लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर अभी हाजिर हो। एक प्लेट में मेरा होगा और दो भाई। मेज पर आते ही सूरज ने एक प्लेट फटाफट चटाक ली। तभी फोन की घंटी टिनटिना उठी। फोन सुन सूरज गंभीर हो गया। मुझे अभी जाना होगा, हमारा एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, हमारे कुछ अफसर कुछ जवान घायल हैं। जया भेलपुरी की एक और प्लेट ले आई और सूरज की प्लेट में डालने लगी तो सूरज बोला, जानू अब तो आकर ही खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना। ये कहकर सूरज जीप में बैठा जा रहा था। ट्रेन दुर्घटना
जया की जिंदगी की भयानक दुर्घटना बन गई थी। फुल फुल स्पीड से जीप भागता सूरज एक मोड़ के दूसरी तरफ से आते ट्रक को नहीं देख सका। हैंड ऑन भिड़त जीप के परखचे उड़ गए। जीप में सवार चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दी। जया की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वह 3 दिन बेहोश रही। घर मेहमानों से भर गया, पर चारों ओर मरगट सा सन्नाटा था। घर ही नहीं, पूरी कॉलोनी स्तब्ध थी। जया के ससुराल मायके के लोग आए थे। उन्होंने जया से अपने साथ चलने की बात भी कही, लेकिन उनने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। सास और कुछ दिन ठहर कर चले गए। जया एकदम गुमसुम सी हो गई, भूत बन गई। बेटे उदय की बातों तक का जवाब नहीं देती। वह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि सूरज चला गया है, उसे अकेला छोड़। जीप की आवाज सुनते ही उसकी आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती। इंसान चला जाता है, पर पीछे कितने काम छोड़ जाता है। मृत्यु भी अपना हिसाब मांगती है। डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, बीमे का काम, दफ्तर के काम, जया ने सब कुछ सास सुर पर छोड़ दिया। दफ्तर वालों ने पूरी मदद की। आनंद फानंद सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। इस वक्त दो बातें एक साथ हुई जिन्होंने जया को झंझोड़कर चैतन्य कर दिया था। सूरज के बीमे के 5 लाख का चेक जया के नाम से आया। जया ने अनमने भाव से दस्तक कर ससुर को जमा कराने के लिए दे दिए। एक दिन उसने धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। बेटे को पाल पोस कर हमने बड़ा किया, ये 5 लाख बहू को कैसे दे? सास का स्वर था। सरकारी नियम है, शादी के बाद हकदार पत्नी हो जाती है। ससुर ने कहा, बेटे की पत्नी हमारी बहू है, हम जैसा चाहेंगे उसे वैसा करना होगा। जया हमारे साथ जाएगी, वहां देख लेंगे। जया की सांस थम गई। एक झटके में उसकी आंख खुल गई। ऐसा मन स्थिति में उसने उदय को अपने दोस्त से कहते सुना था, सब कहते हैं पापा मर गए, कभी नहीं आएंगे। मुझे तो मेरी मम्मी भी छिन गई, मुझसे तो बोलती नहीं, खेलती नहीं, प्यार भी नहीं करती। दादी जी कह रही थी हमें अपने साथ ले जाएंगे, अब तो तू भी मुझसे छिन जाएगा। पाषाण बनी जया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे क्या हो गया था? अपने उद्य के प्रति इतनी बेपरवाह कैसे हो गई? 4 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी? उसके पापा चले गए तो मुझे लगा कि मेरा दुख सबसे बड़ा था। मैं बच्चे को भूल गई। यह तो मुरझा जाएगा। उसी दिन एक बात और हुई। श्याम को मेजर देश पांडे की माँ जया से मिलने आई। वे जया को बेटी समान मानती थी। वे जया के कमरे में ही आकर बैठ गई। फिर इधर उधर की बातों के बाद बोली, खबर है कि तुम सास सुर के साथ जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं होती, पर तुमसे सगी बेटी सा स्नेह हो गया है, इसलिए कहती हूँ जहां भी जाकर तुम और उद्दी क्या खुश रह सकोगे, सोच कर देखो तुम्हारी जिंदगी की शकल क्या होगी। तुम खेल खुल कर जी नहीं पाओगे, बच्चा भी मुरझा जाएगा। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, पति चला गया, यह कड़वा सच है, पर क्या तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि अपने व बच्चे की जिंदगी संभाल सको? अभी पैसा तुम्हारा है, कल भी तुम्हारे पास रहेगा, यह भरोसा मत रखना। पैसा है तो कुछ काम भी शुरू कर सकती हो। काम करो, जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। जया ने सोचा कि दुख जीवन भर का है, उससे हार मान लेना कायरता है। सूरज ने हमेशा अपने फैसले खुद करने का मंत्र मुझे दिया। मुझे उद्योग की जिंदगी बनानी है। आज के बाद अपने फैसले खुद करूंगी। 4 साल बीत गए जया खुद से। उस दिन उसने हिम्मत से काम लिया। जया का नया आत्मविश्वासी रूप देख सास सुर दोनों हैरान थे। उनकी मेहनत समझना, उग्र रूप दिखावा, सब बेकार हो गया। जया ने दो टुक फैसला सुना दिया कि वह यहीं रहेगी। सासुर खूब भला बुरा कहकर वहां से चले गए। जया ने वहीं आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसे घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। जड़ों से उखड़ना न पड़े तो जीना आसान हो जाता है। अपने ही घर में रहते, अपने परिचित दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते उदय पुराने चंचल रूप में लौट आया था। मेजर शांतनु देश पांडे ने उसे सूरज की कमी महसूस नहीं होने दी। स्कूल का होमवर्क, तैरना सिखाना, क्रिकेट के दाव पे शांतु ने सब संभाला। उदय खेलने लगा। शाम का समय था, उदय खेलने चला गया। जया बेटी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए उसे क्या पहले जाना जा सकता है? मैं सूरज के बगैर जी पाऊंगी, सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जी तो रही हूं ना। छोटे उद्योगों में चलना सिखाया था,
अब लगता है उसने मुझे चलना सिखाया है। देश पांडे ने सच कहा था, जीवन को नष्ट करने का अधिकार मानव को नहीं है, इसे संभाल कर रखने में ही समझदारी है। शुरू के दिनों को याद करके जया आज भी सिहर उठी। भेदों का बोझ कुछ कम करने का मन ही नहीं होता, पर काम तो सभी करने थे। घर चलाना, उद्योग का स्कूल, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां। कभी उद्योग बीमार तो कभी कोई और परेशानियां आई, और शांतनु का सहारा ना होता तो बहुत मुश्किल होता। शांतनु का नाम याद करते ही मन में सवाल उठा, पता नहीं उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है प्रेम में चोट खाई हो। ऐसे पूछूंगी उनसे। जया उठकर कमरे से बाहर चली गई, पर उसका सोचना बंद नहीं हुआ। मैं शांतनु पर कितनी निर्भर हो गई हूँ। अनायास से बिना सोचे समझे वे भी आगे बढ़कर संभाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में हल्की सी मुलायमियत मुलायमियत महसूस करने लगी हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। उद्योग का तो कोई काम अंकल के बिना पूरा ही नहीं होता। क्यों कर रहे हैं वे इतना सब? शाम को जया बगीचे को में पानी दे रही थी। उदय साथ साथ में सूखे पत्ते, सूखी घास निकालता जाता। अचानक वह जया की ओर देखने लगता। जया बोली, ये क्या देख रहा है? मेरे सर पर क्या सींग उग गए हैं? जया बोली। तभी उदय उत्तेजित सा उठकर खड़ा हो गया। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। जया ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही उदय उठकर कहा, अब मैं शांतनु अंकल को अंकल नहीं पापा कहूंगा। और फिर वह घर के भीतर चला गया। उस रात जया सो नहीं पाई। उदय के मन में आम बच्चों की तरह पापा की कमी कितनी खटक रही है। क्या वह जानती है, जब सूरज को खोया था, उदय छोटा था, तो तो भी वो छवि उन नन्हे से दिल पर अंकित थी। वह प्यार करने, हर बात का ध्यान रखने वाले पुरुष की थी। उसकी बढ़ती उम्र की हर जरूरत का ध्यान शांतनु रख रहे थे। उनकी भी वैसी ही छवि उदय के मन में घट करती जा रही थी। आई और शांतनु भी यही चाहते हैं। सारों में अपनी बात कई बार कह चुके हैं, वहीं कोई फैसला करने से बचती रही है। क्या करूं? नई जिंदगी शुरू करना गलत तो नहीं है। शांतनु एक अच्छे व सुलझे हुए इंसान है। उदय को बेहद चाहते हैं। आई और शांतनु दोनों मेरा अतीत जानते हैं। शादी के बाद जब यहाँ आई थी, तब से जानते हैं। अभी दोनों परिवार बिखरे अधूरे अधूरे से हैं। मिल जाएं तो पूर्ण हो जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन आई ने जया व उदय को खाने पर बुलाया। उदय जल्दी मचाकर श्याम को ही जया को लेकर वहां पहुंच गया। जया ने सोचा कि जल्दी पहुंचकर आई का हाथ बटा दो। आई सब काम पहले ही निपटा चुकी थी। दोनों महिलाएं बाहर बरामदे में आ बैठी। सामने लॉन में उदय व शांतनु बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल खत्म हुआ तो उदय भागता हुआ बरामदे में चला आया और आते ही बोला, मैं अंकल को पापा कह सकता हूँ? बोलो ना मम्मा, प्लीज। जया शर्म से पानी पानी हो उठी। वो उठकर एकदम से घर के भीतर चली आई। उन पीछे पीछे आई भी आ गई। जया को अपने कमरे में लाकर बिठाया। बिटिया, जो बात हम माँ बेटा न कह सके, उदय ने कह दी। शांतनु तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। उदय को भी पिता की जरूरत है, और मुझे भी तो बहू चाहिए। आई ने जया के दोनों हाथ पकड़ लिए। मना मत करना। जया के सामने नया संसार बाहें फैलाए खड़ा था। उसने लज्जा कर सिर झुका लिया। आई को जवाब मिल गया था। उन्होंने अलमारी खोली, सुनहरी साड़ी निकाल जया को ओढ़ा दी और डिब्बे में से कंगन निकाल कर पहना दिया। जया मोम की गुड़िया सी बैठी थी। उस समय उदय अंदर आया। वहां का नजारा देखकर वह चकित रह गया। आई ने कहा, कौन? उदय है ना? जा तो बेटा अपने पापा को बुला ला। पापा, पापा, खुशी से चिल्लाता हुआ उदय भागा। जया की आंखें लाज से उठ नहीं रही थी। अज्जे ने शांतनु से कहा, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है, ले बहू को अंगूठी पहना दे। शांतनु पलक झपते ही सब समझ गया। यही तो वह चाह रहा था। माँ से अंगूठी ले उसने जया की कांपती उंगली में पहना दी। पापा, अब आप मेरे पापा हैं, मैं आपको पापा कहूंगा, कहकर उदय लपक कर शांतनु के सीने से लग गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।